अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा के साथ आपकी मुलाकात माइक्रो इकोनॉमिक्स के 18वें लेक्चर में हो रही है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम चाहेंगे कि पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू कर लिया जाए। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फर्म की थ्योरी की शुरू की थी और जिसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शंस को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स जो है वो यूज करके हम आउटपुट कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस सिलसिले में हमने जब एनालिसिस किया था तो पहले हमने अज्यूम किया कि सिर्फ एक फैक्टर प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल है और उसमें हमने देखा कि जो हम फैक्टर प्रोडक्शन या इनपुट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो इनिशियली आउटपुट जो है वो तेजी से बढ़ती है और उसके बाद आउटपुट में इजाफा जो है दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के नाम से मंसूब किया था। Law of diminishing return basically is parallel to law of diminishing marginal utility for the consumer theory. Later on in the last lecture, we just extended that assumption and we said we relaxed the assumption and we said let's assume there are 2 factors of production, capital and labor, and both are variable, that both can be changed at the same time. And when we looked at it and we said okay, both of these can be represented with the help of the isoquant, and we can also exchange or we can replace or we can substitute one factor of production or input with the other factor of production or input. और सिंपल लफ्जों में हमने ये कहा कि कैपिटल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है लेबर को और लेबर सब्स्टिट्यूट कर सकती है कैपिटल को। और फिर हमने उसमें जो फिनोमिना देखा कि ओरिजिनली या इनिशियली जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लेबर को कैपिटल के साथ तो हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है दैट इज हाई और वो रेट जो है वी डेजिग्नेटेड दैट एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एंड लेटर ऑन व्हेन वी स्टार्टेड एडिंग मोर एंड मोर लेबर इनटू द सेम प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट हैपेंड कि आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन कर गई एंड कैपिटल की प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर गई। इस एनालिसिस को हमने जब फर्दर एनहांस किया तो वी आल्सो लुक्ड एट द लॉन्ग रन एंड लॉन्ग रन के पर्सपेक्टिव में वी लुक्ड एट द प्रोडक्शन फंक्शन वेयर वी सेड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, there is a possibility of decreasing return to scale and there was a possibility of constant return to scale. अब इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे थे, हम कह रहे थे लेट्स सपोज कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट को एक फिक्स प्रोपोर्शन के साथ जब बढ़ाते हैं, से 100% इंक्रीज करने से अगर हमारी आउटपुट जो है मोर देन 100% इंक्रीज होती है तो दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरी तरफ अगर हम अपनी इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100% से बढ़ाते हैं और आउटपुट भी 100% से बढ़ जाती है तो दैट इज नोन एज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड थर्ड सिनेरियो था जब हम अपनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स को बढ़ाते हैं 100% से बट द इंक्रीज इन द आउटपुट इज लेस देन 100% एंड दैट इज नोन एज द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसी प्रोडक्शन थ्योरी को जो कि कॉस्ट फर्म की प्रोडक्शन थ्योरी है, हम जो है वो कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि जो हम इनपुट्स जो है वो यूज करते हैं लेबर एंड कैपिटल, उनकी क्या कॉस्ट आती है और उनकी कॉस्ट को कंसीडर करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी कॉस्ट जो है वो रेलेवेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लुक एट इट विच कॉस्ट मैटर और कॉस्ट के अंदर भी हम फर्दर जाके क्लासिफिकेशन देखेंगे कि देयर आर सर्टेन कॉस्ट, economic cost versus the accounting cost or accounting cost versus the economic cost. अब जब हम डेली रूटीन लाइफ में कॉस्ट का लफ्ज यूज करते हैं वी आर नॉट वेरी केयरफुल, वी आर नॉट वेरी क्लियर कि वेदर वी आर रेफरिंग टू द इकोनॉमिक कॉस्ट और वेदर वी आर रेफरिंग टू द अकाउंटिंग कॉस्ट। यहाँ पे अकाउंटेंट्स एंड इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए आज के लेक्चर के शुरू में हम सबसे पहले इस क्लैरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट को, और फिर इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि कॉस्ट सिर्फ आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही नहीं होती। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं कि जो आपने एक्चुअली पे की हैं, जिनका के आउटले हुआ है, फर्म ने किसी को पेमेंट की है।
लेकिन उसके साथ साथ देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच आर इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए आपने एग्जैक्टली स्पीकिंग कोई पेमेंट नहीं की है, लेकिन दे आर रेलेवेंट टू द इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिस्कस करते करते साथ हम संक कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे कि समटाइम्स आप जो हैं वो कोई कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर कर देते हैं और उस पर्टिकुलर इवेंट को या उस पर्टिकुलर जो भी जिस चीज़ पे आपने खर्च किया है आगे लेके आप नहीं चलते, उस प्रोजेक्ट को आप वहीं छोड़ देते हैं एंड देन यू मूव टू अ सब्स्टिट्यूट और द अदर प्रोजेक्ट, तो वो कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं हो सकती एंड दे आर नोन एज द संक कॉस्ट। इसके बाद हम कॉस्ट ही की फर्दर क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो कि हमारे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की है कि कुछ कॉस्ट जो हैं फॉर सर्टेन टाइम पीरियड दे आर फिक्स, दे कैन नॉट बी चेंज, दे डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, कि आप जितना भी प्रोड्यूस करें आपकी फिक्स कॉस्ट उतने की उतनी ही रहेगी। तो वी लुक एट द फिक्स कॉस्ट एंड देन विल कम इन कंपैरिजन विद द फिक्स कॉस्ट हम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट एज इट्स नेम सजेस्ट वो कॉस्ट होती हैं कि जो आपका आउटपुट लेवल चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है आउटपुट लेवल के साथ साथ चेंज होती हैं, वेरी करती रहती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे रिटर्न्स का और कॉस्ट का आपस में। और फाइनली जो है हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि फर्म्स के शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स क्या होते हैं। उसमें हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उसमें हम देखेंगे एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है। ये सारे कॉन्सेप्ट जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस किया था वहां पे भी हमने जो है मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की, एवरेज प्रोडक्ट की बात की। यहाँ पे भी पैरेलल टू दैट हम जब कॉस्ट की बात करते हैं तो हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करेंगे और हम जो है वो एवरेज कॉस्ट की भी बात करेंगे। लेकिन सिंस आज का लेक्चर जो है वो फोकस कर रहा है सिर्फ शॉर्ट रन पे, तो देयरफॉर विद इन द एवरेज कॉस्ट हम जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स जो हैं वो वेरी नहीं करते, वो फिक्स्ड हैं। इसलिए एवरेज कॉस्ट कंपोनेंट में एक कंपोनेंट एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट में एक कंपोनेंट होता है फिक्स कॉस्ट का, एवरेज फिक्स कॉस्ट का, और दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। और फिर इन सारे कॉस्ट के रिलेशनशिप्स को देखते हुए हम जो है सर्टेन ग्राफ्स की हेल्प लेंगे और उनको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी किया। हमने कहा प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि हाउ डू वी कंबाइन सर्टेन इनपुट्स टू गेट अ सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज अ टेक्नोलॉजी विच मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। अब अगर हमारे पास वो प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी गिवन हो, गिवन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अब मैनेजर ने चूज करना है हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब ये जो सिलेक्शन है, ये जो डिसीजन है मैनेजर का, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। अगर आप रिकॉल करें कि जब हम कंज्यूमर थ्योरी की बात करते थे तो वहां पे हमारे कंज्यूमर का अल्टीमेट डिसीजन क्राइटेरिया क्या था। कंज्यूमर को डिसीजन करना था कि गुड ए और गुड बी या सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स जो है वो किस तरह सेलेक्ट करना है कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो और कंज्यूमर जो है शुड रिमेन विद इन द बजट कंस्ट्रेंट, जो बजटेड इनकम है उसमें रहते हुए इस तरह की गुड्स को सेलेक्ट करना है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो कंज्यूमर की मैक्सिमाइज हो जाए। तो जब हम प्रोडक्शन डिसीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी द प्रोड्यूसर हैज टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच विल मैक्सिमाइज द आउटपुट ऑफ कोर्स, बट for a given technology their focus will be those input combination which will minimize the cost. Basically when we talk about production and the cost, they are the mirror image of one another. When we are saying the output is maximized, so we are looking at the maximum possible output for a given production technology, but at the same time we are also looking at the minimum cost combination to produce that particular output. तो आज के लेक्चर में हम इसी
कॉस्ट कंसिडरेशन को जब कंसिडर करते हैं तो हो क्या रहा है कि जब हमने आउटपुट की बात की थी तो हमने यूनिट्स की बात की थी कि इनपुट्स के कितने यूनिट्स डालेंगे तो हमारे पास हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ आउटपुट वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस। आज के लेक्चर में हम उन्हीं यूनिट मेजरमेंट्स को ट्रांसलेट कर देंगे डॉलर या रुपी मेजरमेंट में, और दैट इज नोन एज द कॉस्ट। कि जब आप इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो जब हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं उसकी प्राइस इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके, दैट बिकम्स द कॉस्ट ऑफ दैट इनपुट। तो आज कॉस्ट की डिस्कशन में वी आर ट्रांसलेटिंग आवर यूनिट मेजरमेंट इनटू द डॉलर मेजरमेंट। तो सबसे पहले वी नीड सर्टेन क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट, एंड वन basic concept is accounting costs versus the economic cost. Now what are basically our accounting costs? Accountants normally they prepare their statements, financial statements, and especially the income statement, in which the accountants they report all the expenditures which have been taken place in the previous time period. के पूरे साल के दौरान जितने एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं उनको एक्सपेंसेस की शक्ल में अकाउंटेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट करते हैं, विच मीन्स दीज आर द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड, दे आर सिंपली रिकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल डेटा ऑन द एक्सपेंडिचर्स। लेकिन उसके साथ साथ फॉर द यूज ऑफ द फिक्स्ड एसेट और द कैपिटल इक्विपमेंट वो एक और एक्सपेंस भी चार्ज करते हैं जिसको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कहते हैं। तो आपके अकाउंटिंग कॉस्ट जो होती हैं बेसिकली दीज आर एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स प्लस द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द कैपिटल इक्विपमेंट, दैट इज योर अकाउंटिंग कॉस्ट। जबकि जो इकोनॉमिस्ट है उनका होराइजन ब्रॉड है, उनका होराइजन ब्रॉड है जिसमें दे आर फोकसिंग ऑन द कॉस्ट विच आर अकरिंग टू द फर्म फॉर यूटिलाइजिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसमें जो है हम थोड़ा सा होराइजन ब्रॉडन कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट को शामिल कर रहे हैं। एक्चुअली जो कॉस्ट जो है फर्म ने पे की, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और दूसरी तरफ सर्टेन कॉस्ट विच आर नॉट directly paid by the firm but they are related to that production decision, and that is known as the implicit cost, and here we call them as the opportunity cost. Now before we move further we need to explain the concept of the opportunity cost. What basically is the opportunity cost? Opportunity cost is the value of the alternative foregone in order to take one particular decision. आपने इसके लिए इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वी शुड टेक एन एग्जांपल। Now suppose there is a situation in which a firm goes suppose to rent a building, okay, and during the offer they have made an agreement that a building can be rented with an amount, token amount or advance payment of say how much, 500,000. Now when you are making a payment definitely for the office space, okay, that is something which you are paying from your own pocket, and that will be calculated by the accountant as one of the expenditures, and that will be considered as an explicit cost by the economist as well. लेकिन अगर suppose कि हम जो है वो ऑफिस स्पेस जो है ओन करते हैं, we do not rent that particular office space, तो जब हम ओन करते हैं we are not paying anything, so whether there will be any cost attached to that or not, so the answer is yes. And what is that cost? That cost is the opportunity cost, कि अगर आप उस बिल्डिंग को अपने ऑफिस के लिए यूज ना करते तो आप क्या कर रहे होते, उसको रेंट आउट करते, और रेंट आउट करके किसी थर्ड पार्टी से जो इनकम वसूल कर रहे होते, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग योर ओन ऑफिस स्पेस। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, सपोज यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस,
जब आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम. सपोज यू आर वर्किंग 60 to 70 आवर्स पर वीक. अब आप जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, उसमें आप अपने टाइम की कोई भी वर्थ जो है अकाउंटेंट जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो सिंपली सारे की सारी वो कॉस्ट डालेंगे जिनकी के पेमेंट डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी को की गई हो, या वो मैक्सिमम जो है डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो फिक्स्ड कैपिटल इक्विपमेंट में डालते हैं. तो अब जब अपने टाइम की आप कॉस्टिंग करते हैं, हाउ डू यू डू दैट, कि अगर सपोज आप अपना बिजनेस रन नहीं कर रहे, आप जो है वो कहीं और जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब से जो आपकी सैलरी है, बेसिकली दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर ओन टाइम, एंड दैट बेसिकली इज द रिटर्न फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी के जो अपना बिजनेस खुद कर रहा है. एक और तरह से भी जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट को देखते हैं, तो बेसिकली हम कह देते हैं कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो है दे आर पेमेंट टू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और यहाँ पे जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम करते हैं स्टार्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. अब जब लैंड में जब आप कोई भी फिक्स्ड लैंड खरीदते हैं, कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, तो यू मेक अ पेमेंट, तो दैट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, और ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं. लेबर आप हायर करते हैं, लेबर में ऑल कैटेगरीज जिसमें मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, वर्कर्स, फ्लोर वर्कर्स, मिडल मैनेजमेंट सारे शामिल हैं, उनको जब आप पेमेंट करते हैं, दैट अगेन इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अकाउंटेंट भी उसको रिकॉर्ड करेंगे और इकोनॉमिस्ट भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे. थर्ड इज योर कैपिटल. कैपिटल जो है वो भी डेफिनेटली व्हेन यू परचेज इट, डेप्रिसिएशन चार्ज उसका चार्ज करते हैं, इकोनॉमिस्ट भी उसकी जो पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट की शक्ल में चार्ज करते हैं. बट द फोर्थ which is an implicit is the payment to the 4th factor of production, entrepreneur. Entrepreneur को जो पेमेंट है इकोनॉमिस्ट जो है वो उसको चार्ज करते हैं एज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, और वो पार्ट बन जाता है इकोनॉमिक कॉस्ट का. जबकि जो हमारे अकाउंटेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप की पेमेंट को जो कि प्रॉफिट होता है वो शामिल नहीं करते, रादर वो सारे रेवेन्यूज जो के आए हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, और उसमें से जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं निकालने के बाद नेट इज द प्रॉफिट. Okay, and from that profit they make the distribution to the shareholders who are the owners, or if it is the sole proprietorship, single owner है, तो that is the profit to the sole proprietor. But the difference here is कि economic cost जो है they include the explicit cost which are parallel to your accounting cost, and they also include the implicit costs which are the opportunity costs. Then related to the opportunity cost, we also have another concept, and that is of the sunk cost. Now these are the costs which are incurred but it cannot be recovered. और उसमें जो है sunk cost के concept को explain करने के लिए we take another example, और उसमें यह है कि suppose you need a building for your office space or building for your factory. अब उसके लिए you pay to a firm or to the owner of a building $500,000 for an option to buy a building. अब आपने वो 500,000 जो है वो पे कर दिया as an advance payment, but the cost of the building is 5 million. Now the total cost of the building now will become 5.5 million. 5 million आपने बाद में पे करना है, and 500,000 या 0.5 million आपने इस वक्त as an advance payment कर दिया है. Now suppose you get another opportunity that there is another offer that you can purchase another building, okay, and the other building will cost you 5.25 million. जो previous building है, the cost of the previous building is total cost is 5.5 million, out of which we have paid out 0.5 million. And we have to make a payment of 5 million. But if we do not purchase that building, we will be losing our advance payment of 0.5 million. This is the first offer. Now the second offer is that another building is available at a cost of 5.25 million. Now which building should we purchase? Looking at the cost aspect here, the second building is cheaper because we are supposed to pay 5.25 million. And the first building or the first offer will cost us 5.5 million. But out of that 5.5 million, we have already paid 0.5 million. Therefore, 0.5 million is a sunk cost which cannot be recovered.
So if we include the sunk cost of the first building, which is 0.5, which we are sacrificing to purchase the second building by paying 5.25. So the total cost will be 5.25 plus 0.5, 4.75, 5.75. So purchasing the second building is costing you a sunk cost of 0.5 million and a total amount paid to the second building owner, which is 5.25. So here the idea of the sunk cost is that whenever you are doing any kind of business and you incur certain cost and those costs cannot be recovered if you change your decision, then those costs are known as the sunk cost. Now after explaining the concept of economic cost versus the accounting cost and the opportunity cost and finally the sunk cost, now we are moving to explain the concept of fixed cost and the variable cost. Now in the previous chapter we said total output is a function of fixed inputs and the variable inputs. अब ये जो डिस्टिंक्शन है फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स की, दैट इज रेलेवेंट टू द शॉर्ट रन, कि शॉर्ट रन में आपकी जो है आउटपुट में सर्टन इनपुट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड लेबर इज नॉर्मली टेकन एज द वेरिएबल इनपुट, बट लॉन्ग रन में आपकी सारी इनपुट्स जो हैं वो वेरिएबल इनपुट्स हो जाती हैं. Parallel to this, when we are talking about the cost of production, so the cost of production also has a variable cost and a fixed cost. The cost of the fixed inputs is the fixed cost and the cost of the variable input is the variable cost. So if we want to write it down, so we can write an equation and we can say, okay, our total cost is equal to fixed cost plus the variable cost. But keep in mind we are still talking about the short run. So that can be seen on this slide here where we say TC. TC stands for the total cost. TC is equal to FC is the fixed cost plus VC is the variable cost. Okay. So once more, if we again want to explain the variable cost, so the variable costs are those costs which changes with the level of output, whereas our fixed costs are those costs which do not change with the level of the output. So how can we distinguish between the fixed costs and the sunk costs? The fixed costs are those costs which a firm has to incur whenever it is in business, regardless of the production level. कि अगर फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही है, बट बिजनेस इज अ रनिंग बिजनेस, कम प्रोड्यूस कर रही है या ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एंड फर्म इज डूइंग बिजनेस, तो वो सारी कॉस्ट जो हैं वो दे आर नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट. वेयर एज आपकी संक कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती हैं कि जो आप रिकवर नहीं कर सकते व्हेन फर्म इज नॉट इन बिजनेस. That you have made a decision and according to that decision you have incurred certain costs which cannot be recovered and they are known as the sunk costs. In order to explain the concepts of our fixed costs, variable costs and the sunk costs, we can give certain examples. तो हम शुरू करते हैं with the example of, let's suppose, the personal computers. आपके सारे पीसी जो हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर्स, व्हाट डू दे डू? ऑल दे डू इज दैट दे परचेज द कंपोनेंट्स, आपकी मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड रिलेटेड ऑडियो ऑल द इक्विपमेंट्स दे परचेज फ्रॉम द सप्लायर्स. वो कंपोनेंट परचेज कर लेते हैं और उसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ लेबर वो हायर करते हैं उन सारों को प्रोड्यूस करने के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द सीपीयू में लाने के लिए, मॉनिटर एंड द अदर्स. तो द बेसिक कंपोनेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द computers is both of them are variables. One is the supply, which is components, and the other is the labor. So major portion for the production of the computers is comprised of the variable costs. In comparison with the production of the personal computers, we talk about the softwares, Windows, XPs and the others. In the production of the softwares, what is the main component?
the main component is that you spend money, time, effort, everything, and if you are able to produce a particular software which can be used, okay, then you are recovering your cost. But if you are unable to produce a worthwhile software package, then all the costs are the sunk costs, okay. Whereas once you produce it, and then that cannot, those efforts are gone. Suppose you have produced it and the software can be used and that can be marketed in the marketplace, they can be sold. So all the costs you have incurred, they are no more relevant for the second, third production. So most of the cost for the software production are the sunk cost. A portion, a very little portion which we incur on copying that software, okay, and selling it in the market as the variable cost. That varies with the level of the output, कि आप कितनी जो है वो उससे copies करके market में वो software जो है वो sell कर रहे हैं. So once again, when we are talking about the personal computers, majority of the costs are the variable cost, and when we are talking about the softwares, the majority of the costs are the sunk cost. Let's take another example of a pizza parlor. In a pizza parlor, most of the costs are your fixed costs, the building, the equipment, the oven, and the other production thing. Very little amount is the variable cost, or wo variable cost is the cost of the material used in the production of the pizza, and then the second one is just a certain number of workers hired for the production of the pizzas. So whether a particular, and here majority of the cost in the pizza production is the fixed cost. So whether we will have the sunk cost, variable cost, or the fixed cost, that vary with the nature of the production process. So but one way or the other, firms do come across these fixed, variable, and the sunk cost. So in order to elaborate on the idea of the cost, fixed cost, variable cost, total cost, let's take a look on this particular table with certain data set. Now इस टेबल पे हमने फर्म का शॉर्ट रन कॉस्ट ली हैं, और उसमें सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, क्योंकि इन रिलेशन टू द आउटपुट वी क्लासिफाई आवर कॉस्ट इनटू द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. तो सबसे पहला कॉलम जो है हमारा वो फिक्स कॉस्ट का है. एज इस नेम इज एक्सप्लेनिंग, जैसे कि आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है शॉर्ट रन में वो वाली कॉस्ट होती हैं, दे रिमेन फिक्स वट एवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट. तो पहले कॉलम में हम आउटपुट लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यूनिट्स हम जो है कंटिन्यूसली ले रहे हैं. दूसरे कॉलम में फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है एट अ लेवल ऑफ 50. अब ये जो कॉस्ट है, वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग 0 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट आर 50, वेदर वी आर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, आर फिक्स कॉस्ट आर 50, और इफ वी इंक्रीज आर आउटपुट टू 11 units, our fixed costs are still 50. Then the third column is that of the variable cost. Variable cost varies with the level of the output. When we are producing nothing, at an output level of 0, our variable costs are 0. When we produce 1 unit, then our variable cost is 50. Then when we produce 2 units, variable cost increases to 78. Now, if we look at the third column, our variable costs are continuously increasing with the increase in the level of output. The fourth column is that of the total cost. The total cost is equal to your fixed cost plus the variable cost. When we are producing nothing, then our total costs are equal to the fixed cost. When we are producing 1 unit, then our total cost is 50 for the fixed cost and 50 for the variable cost is equal to 100. When we are producing 5 units, then our variable costs are 130 and our fixed costs still are 50. So our total costs are 180, 130 plus 50, 180. Then the next fifth column is that of the marginal cost. What basically is the marginal cost? पहले लेक्चर्स में हमने मार्जिनल यूटिलिटी की बात की थी कंज्यूमर बिहेवियर में, और हमने ये कहा था कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिलती है बाय द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड.
जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे उसमें भी हमने मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की थी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात की थी। हमने ये कहा था कि आउटपुट में जो इंक्रीज आता है बाय एडिंग वन मोर वर्कर्स। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट वही है कि आपकी टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आती है बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट की देखें हम, when we are producing nothing marginal cost, we cannot say anything about the marginal cost, but when we are producing one unit, our marginal cost is 50. When we are producing 2 units, then how much is our marginal cost? Our marginal cost is, total cost increases from 100 to 128. When we are moving from an output level of 1 to 2, our total cost increases from 100 units to 128 units. Therefore, our marginal cost is 128 minus 100 is equal to 28. Now, the same number we can get if we simply look at the variable cost. Variable cost भी आपकी, when we move from 1 unit of output to 2 unit of output, our variable cost increases from 50 units to 78. That is 78 minus 50 again gives us a marginal cost of 28. Why is that so? कि अगर हम चेंज इन टोटल कॉस्ट लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में तो वो भी 28 आती है। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने से तो वो भी 28 आती है। तो इसका आंसर ये है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन, और शॉर्ट रन को हमने यही कहा था कि कुछ कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती हैं और कुछ कॉस्ट जो है वो वेरिएबल्स होती हैं, इसलिए जो चेंज आ रही है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में आ रही है और वही चेंज जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट में आ रही है। लास्ट 3 कॉलम्स ऑन दिस स्लाइड दे आर कैलकुलेटिंग द एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले कॉलम में वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट। जब हमने आउटपुट या प्रोडक्शन की बात की थी उसमें भी हमने एवरेज प्रोडक्ट की बात की थी, एंड देयर वी सेड टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट्स इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हमारी एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट वही है कि वी टेक द टोटल कॉस्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज टोटल कॉस्ट, विल टेक टोटल कॉस्ट। इफ वी आर टेकिंग द एवरेज फिक्स कॉस्ट, वी विल टेक द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट में जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 यूनिट तो आपकी फिक्स कॉस्ट है 50। देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 50 डिवाइडेड बाय 1। जब हम 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड एट 50 अगेन, एंड वी डिवाइड 50 by 2, so our average fixed cost is 25. When we are producing 3 units, we divide 50 by 3, our average fixed cost is 16.7. When we are producing 4 units, we divide 50 by 4, so our average fixed cost is 12.5. So if we look at the average fixed cost, it is continuously declining. The reason behind is that our total fixed cost is fixed. When we are producing more and more units, that total fixed cost is spreading over more number of units of output. Therefore, we are experiencing a decline in our average fixed cost. The next column is that of average variable cost. So in average variable cost, we take the total variable cost and we define it by divided by the number of units of output. At an output level of 1, total variable cost is 50. We divide it by 1, so we get a variable average cost of 50. Then when we have an output level of 2, our variable cost is 78. So when we divide 78 by 2, our average variable cost is 39. Similarly, let's move to output level of 6. At an output level of 6, our variable cost total is 150 and our average variable cost is 150 divided by 6, and that is equal to 26. Now, if we look at the average variable cost column, so it started with 50. It kept on declining till we are at an output level of 6. Then it is constant at an output level of 7, 25 and 25, and later on our average variable cost has started increasing.
and it has increased to number 35. So when we'll analyze the cost curve, we'll explain why average variable cost curve is declining, constant, and then it starts increasing. Average variable cost is bit stable at the minimum point. ये minimum point जो है हमारा, that is at an output level of 6 and 7, and average variable cost value is 25. The last column is average total cost. What we do in the calculation of the average total cost is we take the total cost and we divide it by number of units of output. At an output level of 1 unit, total cost is 100, therefore average total cost is also 100. At an output level of 5, our total cost is 180 and our average total cost is 36. So if we look at the trend in our average total cost, total costs are decreasing with the increase in the level of output. It is decreasing till an output level of 7. It decreases from 100 to 32.1. And from an output level of 8 onwards, our average total cost curve is also starting increasing. So why is that so? We will explain it. One reason behind that is that average total cost is equal to average fixed cost plus the average variable cost. So here, if we look at an output level of 1, our average fixed cost is 50, our average variable cost is 50, and the average total cost is 100. If we take an output level of 5, our average fixed cost is 10, our average variable cost is 26, and the average total cost is 36. So we can also draw a conclusion from this table is that our average total cost is equal to average fixed cost plus the average variable cost. Now let's look at the marginal cost and the phenomenon of the marginal cost. The marginal cost is the expansion in the output when we increase an output by 1 unit, by how much our total cost changes. Now the change in the short run is only taking place in the variable component of our total cost, and the fixed cost is remaining the same. Therefore, we can also define our marginal cost as is given on this slide, that the marginal cost is equal to change in variable cost divided by change in output level, which is equivalent to change in total cost over change in Q. जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा शॉर्ट रन में जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट हो रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू और चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्यू. प्रीवियस टेबल्स में भी हमने ये देखा था कि मार्जिनल कॉस्ट का फिगर जो है, या हम देख लें चेंज इन total cost या हम देख लें change in variable cost, because there is no change in our total fixed cost. अब again the average total cost is the cost per unit. Previous table में last 3 columns were for the average cost and the very last column is for the average total cost. अब हमारा average total cost is total fixed cost divided by output, which is the average fixed cost, plus total variable cost divided by output, which is the average variable cost. So another way to define the average total cost, as is shown on this slide here, that the average total cost is equal to average fixed cost plus average variable cost, or equivalently total cost divided by the output level. अब तक हमने चंद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कॉस्ट के वो एक्सप्लेन किए. उन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करने के लिए लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट. इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर हमने कहा कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट इकोनॉमिक कॉस्ट वर्सेस द अकाउंटिंग कॉस्ट. उसके बाद वी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एंड देन वी सेड संक कॉस्ट. द संक कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी रिकवर्ड, एंड लेटर ऑन we define the fixed cost and the variable cost. अब इन सारे cost concept को define and explain करने के बाद now we are looking at the determinants of the cost. Okay, what are the determinants of the cost? How the costs are determined?
अब कॉस्ट जो है डेफिनेटली दे आर रिलेटेड टू द आउटपुट. वी आर प्रोड्यूसिंग, दैट्स व्हाई वी आर incurring the cost. We are producing with the help of certain units of input, and when we are utilizing certain inputs, we are paying for those inputs. So when we are looking at the determinants of the cost, we can say, okay, it has a relationship with the output as well. Now the relationship between the production and the cost can be exemplified by either the increasing return and cost or the decreasing returns and cost. आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न के कॉन्सेप्ट को देखा था कि जब हम इनपुट्स को बढ़ाते हैं और आउटपुट में इजाफा इनपुट के इजाफे से ज्यादा हो जाता है तो दैट इज नोन एज द इंक्रीजिंग रिटर्न. और दूसरी तरफ हमने ये कहा था कि अगर हम इनपुट को बढ़ाते हैं और हमारे आउटपुट में इजाफा इनपुट के इजाफे से कम होता है तो दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न. अब हम यहाँ से एक क्रॉलरी जो है वो निकाल सकते हैं एंड दैट इज कि वेन एवर वी हैव इंक्रीजिंग रिटर्न्स output is increasing relative to input. This is what we discussed in the previous chapter, and variable cost and total cost will fall relative to output. कि जब हमारी जो है वो आउटपुट ज्यादा बढ़ रही है in relation to input, cost तो है for those inputs. इसलिए when we are experiencing increase in output, हमारी input भी बढ़ रही है, but relative increase in the cost of input will be less. So once again, with increasing returns, output is increasing relative to input and variable cost and total cost will fall relative to the output. दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है हमारा decreasing return and the cost. अब decreasing return में हमारी output is decreasing relative to input, कि जब हम input ज्यादा करते हैं output उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है. And variable cost and total cost will rise relative to output. क्यों? जो हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उससे हमारी आउटपुट जो है वो कम बढ़ रही है, तो वो इनपुट के बढ़ाने से हमारी कॉस्ट तो ज्यादा आ रही है. इसलिए the relationship is कि when we are talking about the decreasing return, then our output is decreasing relative to inputs, but the variable cost and the total cost, they are increasing relative to output. As I have already said कि हमारी cost and the output, maximization of the output and the minimization of the cost, they are the mirror images of one another. तो इसी को हम further explain करने के लिए this relationship between output and cost, let's take an example. The example is given on this slide. Assume that the wage rate, which is the price of one particular input labor, wage rate W is fixed relative to the number of workers hired. यानी हम जो भी वर्कर हायर करते हैं उसकी वेज रेट जो है वो फिक्स्ड है. अब our marginal cost we have already defined in the short run. Marginal cost is equal to change in variable cost divided by change in Q. अब from here we can also say कि variable cost हमारी short run में if we have only one factor production labor तो आपकी variable cost is equal to the price of labor W which is fixed times the number of workers hired. So the variable cost is equal to W time L. So variable cost is equal to the payments which we are making to all the laborers we have hired at a wage rate of W. So if we continue with this one in the next slide, change in variable cost is equal to W times change in L. What does it mean? इसका मतलब ये है कि हमारी वेज रेट तो फिक्स है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ेगी? उतनी बढ़ेगी जितनी के हम लेबर को बढ़ाएंगे. When we'll hire more worker at a given fixed rate, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में उन नंबर ऑफ वर्कर्स टाइम्स द वेज रेट से इजाफा हो जाएगा. Once again, we can also define our marginal cost and we can say marginal cost is equal to W time change in L over change in Q. क्योंकि हमारी W तो फिक्स है, change is only taking place in L. So change in L over change in Q.
अब इसको अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर में जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो वी सेड change in marginal product as is written on this slide. Change in marginal product of labor we defined as change in Q over change in L. इसका क्या मतलब है कि हमारी प्रोडक्ट में कितना इजाफा होता है जब हम 1 यूनिट ऑफ लेबर जो है वो ज्यादा हायर करते हैं, और वो इजाफा जो है दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मार्जिनल वर्कर और द एडिशनल वर्कर, कि जब हम एक और वर्कर हायर करते हैं, हमारी वेज रेट कोई गिवन वेज रेट हो जो भी हो, लेकिन उससे पहले अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें तो एक वर्कर के एडिशनल वर्कर के आने से हायर करने से आउटपुट में जो इजाफा होता है दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एडिशनल वर्कर, और उसी कंट्रीब्यूशन को हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहते हैं. So if we rearrange here and we say change in L for 1 unit change in Q is equal to change in L over change in Q. इसलिए change in L over change in Q is also explained as, can be defined and written as 1 over change in marginal product of labor. So finally in conclusion, what are we getting from here? That is given written on this slide. कि marginal cost is equal to W over marginal product of labor. ये इक्वेशन हमें क्या कह रही है? इक्वेशन इज सेइंग कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द रेशियो ऑफ वेज टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि आपकी कॉस्ट में कितना इजाफा होगा दैट इज इक्वल टू W which is the wage paid to the worker divided by the contribution of the worker which is marginal product of labor. So if our marginal product of labor is low, then what will happen? Our marginal cost will be high. Mathematically भी marginal cost is equal to W over MPL. If our denominator is low, then it will lead to a higher marginal cost. Reason is that our W is fixed. Now, if let's suppose our marginal product of labor is high, then what will happen? Okay, each additional worker now is contributing more. Therefore, our marginal cost will be low. तो रिजल्ट ये है कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. अगर लेबर ज्यादा प्रोडक्टिव है तो एडिशन टू कॉस्ट कम होगा और एडिशन टू आउटपुट ज्यादा होगा. अगर लेबर जो है वो कम प्रोडक्टिव है तो एडिशन टू आउटपुट कम होगा एंड एडिशन टू कॉस्ट जो है वो ज्यादा होगा. अब हम इन्हीं सारे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के बाद हम वही टेबल जो कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था विल टेक दिस सेम डेटा सेट, और वो डेटा सेट अगेन इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस स्लाइड. इज द सेम ओल्ड डेटा सेट. वी हैव टेकन द रेट ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. Adding fixed cost and the variable cost gives us the total cost. Then we have the marginal cost which is change in total cost due to the change in output or change in variable cost due to the change in output, क्योंकि हम short run की बात कर रहे हैं. फिर हमने averages की बात की and we are talking about the average fixed cost, we're talking about the average variable cost and finally the average total cost. Average total cost is the sum of our average fixed cost and the average variable cost. अब हम अगर इस टेबल से देखें तो our marginal cost decreases initially with increasing returns. जिसको अभी हमने कहा था कि determinant आपके जो है वो cost के क्या है, तो उसमें हमने डिटर्मिनेंट्स में ये कहा था कि जब आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स हों तो आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग होती है. और उसी रिलेशनशिप को जब हम इस टेबल पे देखते हैं कि फ्रॉम एन आउटपुट लेवल ऑफ 0 to 4 आपकी आउटपुट तेजी से बढ़ती है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर रही है. मार्जिनल कॉस्ट हमारी इंक्रीज करती है विद डिक्रीजिंग रिटर्न्स. जब आपके रिटर्न डिक्रीजेज होते हैं, एडिशन टू आउटपुट जो है वो कम होती है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो इनपुट्स की ज्यादा पड़ती है. सो फ्रॉम यूनिट 5 to 11 दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग विद द डिक्रीजिंग रिटर्न्स. अब इन्हीं सारे रिलेशनशिप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. हमने डेटा सेट जो है वही इसी टेबल से लिए है और अब हम उसको डेटा सेट को ग्राफ पे जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं.
ग्राफ पे देखेंगे what we have is on the x axis we have taken output, on the y axis we have taken cost per unit. The first line we have drawn is that of the fixed cost. Fixed cost को हमने ये कहा था कि short run में it does not change. So we have a horizontal line, fixed cost, a straight line which is parallel to x because it remains fixed over a short period of time. Next is that of the variable cost. वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. इनिशियली जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीजेस एट अ लोअर रेट एंड लेटर ऑन इट इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट. कब जो है हमारा पहले थोड़ा सा फ्लैटर है, लेटर ऑन इट बिकम्स स्टीपर. देन इज द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज सिंपली द सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. अब हम फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट को अगर ऐड ऑन कर दें तो विल बी एबल टू गेट द टोटल कॉस्ट कर्व. एंड द टोटल कॉस्ट इज द वर्टिकल सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट कर्व एंड द वेरिएबल कॉस्ट कर्व. एंड द शेप ऑफ द टोटल कॉस्ट रिजेंबल्स टू द वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि इन दोनों का स्लोप जो है दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट. नाउ इफ वी गो फॉर द relationships between these curve, we have to look at this slide here. Output again taken on the x-axis and the cost per unit taken on the vertical or the y-axis. हमारे पास average fixed cost. Now here in this graph we have only taken the averages and the marginal costs. So the average fixed cost curve is continuously declining क्योंकि हम fixed cost को spread कर रहे हैं over more number of units. So the broken line is the average fixed cost which is continuously declining. It has started from an output level of 1 which is 50. दूसरी तरफ हमारा average total cost curve है which is the sum of average fixed cost and the average variable cost. तो average variable cost जो है initially हमारी decrease करती है. As we said, it is at the minimum point when we are producing 7 units of output and then it again starts increasing. Average total cost follows the same pattern as of average variable cost. It is declining continuously, reaches the minimum at an output level of 8. आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है मिनिमम है आउटपुट लेवल 7 पे. एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम है एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 8 क्योंकि टोटल कॉस्ट में आपके पास फिक्स कॉस्ट भी शामिल है. अब जब हम मार्जिनल बिफोर वी गो टू द मार्जिनल कॉस्ट, जब हम इन कॉस्ट कर्व्स को देखते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को जब हम देखते हैं इट इज डिक्लाइनिंग एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट इज इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द मिनिमम पॉइंट, द एवरेज टोटल कॉस्ट एट द मिनिमम पॉइंट एंड इट इज इंक्रीजिंग. To sum up, the line drawn from the origin to the tangent of the variable cost curve, its slope is the average variable cost, जैसे हमने पहले भी कहा था. और अगर हम जो है किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो है दैट इज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. एट आउटपुट लेवल ऑफ 7 हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं. तो आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ कॉस्ट कंसेप्ट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया. इकोनॉमिक कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, sunk cost, and then the fixed and the variable cost and the determinants of the cost, and finally we have started the topic of the short run cost curves. तो आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो किया है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व का और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उनका रिलेशनशिप को. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी डिस्कशन को और उसके साथ हम कुछ और टॉपिक जो है वो ऐड ऑन कर देंगे और वो जो होंगे डेफिनेटली लॉजिकली हम शॉर्ट रन से लॉन्ग रन कॉस्ट का उसमें चले जाएंगे और उसमें जो है कॉस्ट मिनिमाइजिंग चॉइसेस देखेंगे एंड देन आईएसओ कॉस्ट कर्व एंड फाइनली हाउ वी कैन चूज द इनपुट लेवल विच कैन मिनिमाइज द कॉस्ट. तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व इन द लेक्चर. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.